हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड ईयर की एलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पोएम की समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। In the opening stanza of Elegy written in a country churchyard, Gray creates an evening atmosphere. The curfew is sounding. A herd of cattle slowly stretches across the field. The farmer returns to his home and darkness spreads over the land. Only at this moment does the sound of a beetle break the silence of the atmosphere. Occasionally the shriek of an owl is heard. Thus the three stanzas creates an evening atmosphere perfectly suited for contemplation. एल्गी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के प्रारंभिक स्टैंजा में ग्रे संध्या काल का वातावरण बनाता है। कर्फ्यू की आवाज़ आ रही है। पशुओं का झुंड धीरे धीरे खेत में फैलता हुआ दिख रहा है। किसान अपने घर की ओर लौट रहा है। जमीन पर अंधेरा फैलता जा रहा है। केवल इस घड़ी में बीटल की ध्वनि के कारण वायुमंडल की मौनता भंग हो रही है। बीच बीच में उल्लू के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार तीन पदों में संध्या काल के वातावरण का निर्माण किया गया है जो चिंतन करने के लिए पूर्ण रूप से उचित है। द पोइट देन मेंशंस द विलेजेस लिटरेट एल्डर्स हु लाई बरीड इन द विलेज क्रीमेटोरियम, द मॉर्निंग ब्रीज, द चिर्पिंग ऑफ क्रोज or the crowing of roosters cannot awaken them from their eternal slumber, nor will their wives at home or their children welcome them back from work. Those rural ancestors buried in their graves were all farmers. They tilled their land, harvested crops, and cut trees. Here the poet paints a picture of the humble village folk's work and their simple joys. तब कवि गांव के अनपढ़ बुजुर्गों का जिक्र करता है जो गांव के शमशान में दबे पड़े हैं। सुबह की हवा, कौवों का चहचहाना अथवा मुर्गी का कूकने की आवाज़ उन्हें अपनी स्थायी नींद से नहीं जगा सकते। न ही उनकी पत्नियां घर पर और उनके बच्चे उनका काम पर से वापस लौटने पर उनका स्वागत करेंगे। वे देहाती पूर्वज जो अपनी कब्रों में दबे पड़ी हैं सभी किसान थे। वे अपनी ज़मीन को जोता करते थे, फसल काटते थे और पेड़ों को काटा करते थे। यहाँ कवि गांव की उन विनम्र व्यक्तियों के कामों का अथवा उनकी साधारण खुशियों का चित्र प्रस्तुत करता है। द नेक्स्ट 4 स्टैंजास ऑफ द पोएम आर रिटन इन ए मोरलाइजिंग टोन। द पोइट अर्ज दोज with arrogant and lofty aspirations not to mock the simple lives and simple joys of the village's deceased ancestors. They should remember that all people will one day face death. The earthly beauty, power, and glory of life must eventually be consigned to the grave. The departed soul cannot be brought back to this world through monuments and memorials. All the praise and false glory that the friends of the deceased heap upon them is mere pretense. कविता की अगले 4 पद नैतिकता के टोन में लिखे गए हैं। कवि अभिमानी एवं उच्च इच्छाएं रखने वाले लोगों से कहता है कि वे गांव के मृत पूर्वजों के सीधे साधे जीवन और साधारण आनंदों की खिल्ली न उड़ाए। उन्हें याद रखना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को एक न एक दिन मृत्यु का भोजन बनना है। सांसारिक सुंदरता, शक्ति और जीवन की शान एक दिन कब्र में चली जानी है। मृतक आत्मा को वापस इन संसार में स्मारकों एवं यादगारों के मार्फत वापस नहीं लाया जा सकता। मरे हुए लोग सभी प्रशंसा अथवा झूठी शान का बखान जो उनके मित्र करते हैं सब एकमात्र दिखावा है। In the next 4 stanzas, the poet expresses another important idea. The village's deceased ancestors lived a life of obscurity and ignorance. They were denied the opportunity for self-development. Had fate granted them the opportunity, one of them could have become a great musician. Another could have been as aggressive in warfare as Cromwell, but their abilities were crushed and poverty forced them to live an unknown life.
अगले 4 पदों में कवि एक दूसरे महत्वपूर्ण विचार को व्यक्त करता है। गांव के मृत पूर्वजों ने अंधकार एवं अनजान जीवन बिताया था। उन्हें आत्मविकास का अवसर ही नसीब नहीं हुआ। यदि उन्हें भाग्य अवसर प्रदान करता तो उनमें से कोई एक महान संगीतकार बन जाता। कोई व्यक्ति युद्ध कला में क्रोमवेल के समान आक्रामक होता, लेकिन उनकी क्षमताएं कुचली ही रही और उन्हें गरीबी के कारण अज्ञात जीवन बिताना पड़ा। The poet then points out the many virtues in these people's poverty and their difficulties. If their humble lot had allowed them to develop their qualities and abilities, not only did it provide them with opportunities, it also kept them free from mischief. Their poverty protected them from the evils of the world. These people avoided the evil ways of the world, preferring a modest life. But one might wonder whether it was a matter of satisfaction for them that their poverty, at no real cost to them, protected them from bad influences. तब कवि इन लोगों की गरीबी में तथा उनकी उलझनों में अनेक अच्छाइयों का जिक्र करता है। यदि उनका विनम्र भाग्य ने उन्हें अपने गुणों एवं क्षमताओं का विकास करने का अवसर प्रदान नहीं किया, इससे उन्हें शरारतों से भी मुक्त रखा। उनकी निर्धनता ने उन्हें संसार की बुराइयों से बचा कर रखा। ये लोग शांत जीवन को पसंद करते हुए संसार के बुरे मार्ग से बचे रहे। लेकिन किसी को हैरानी हो सकती है कि क्या यह उन लोगों के लिए एक संतोषजनक बात है कि उनकी वास्तविक कीमत पर उनकी गरीबी उन्हें गलत प्रभाव से बचा कर रखे। The poet goes on to mention the humble tombstones on which their names and ages are engraved. These headstones are a symbol of their memory. A dying person feels great solace when they see tears of sympathy in the eyes of a dear friend. Indeed, it is human nature to wish to be remembered with love after their death. कवि आगे उन विनम्र मकबरों का जिक्र करता है जिन पर उनके नाम एवं उम्र की खुदाई की गई है। ये कब्र के पत्थर उनकी यादगार के प्रतीक हैं। एक मरने वाला व्यक्ति काफ़ी शांति अनुभव करता है जब वह अपने एक प्रिय मित्र की आंखों में सहानुभूति के आंसू देखता है। वास्तव में मानव स्वभाव ऐसा ही होता है कि वे कामना करते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें प्यार से याद किया जाता रहे। From then on, he turns to himself. He tells us what routine he follows. We learn that he greets the rising sun early in the morning. In the afternoon, he would lie down under a beech tree in a contemplative mood. But his life would one day end, and he would be buried in this very cemetery. तब ग्रे स्वयं की ओर मुड़ता है। वह हमें बताता है कि किस दिनचर्या का अनुसरण वह करता है। हमें पता चलता है कि वह सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य का स्वागत करता है। दोपहर के समय वह स्वयं बीच के पेड़ के नीचे चिंतनशील मूड में लेट जाया करता था। लेकिन उसका यह जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब उसे इसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। Epitaph. The poet concludes the poem with a self-penned epitaph. He describes himself as a selfless and learned man who was compassionate, true-hearted, and a firm believer in God. After his death, he will rest forever in the bosom of God. कवि इस कविता को अपने स्मारक लेख के साथ समाप्त करता है जिसे उसने स्वयं लिखा है। वह स्वयं को एक उदासीन एवं विद्वतापूर्ण व्यक्ति बताता है जो दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, सच्चे दिल वाला एवं परमात्मा से पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्ति बताता है। उसकी मृत्यु के बाद वह परमात्मा की गोद में सदैव आराम करता रहेगा। आइए अब इस पोयम को और भी आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एलेगी क्या होती है। एलेगी एक ऐसी पोयम होती है जो किसी की मौत पर दुख जताने के लिए लिखी जाती है। लेकिन ग्रे की ये एलेगी थोड़ी अलग है। ये किसी एक खास इंसान के लिए नहीं बल्कि उन गरीब गांव वालों के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। की थीम्स, मुख्य विषय। फर्स्ट पॉइंट है द इक्वलिटी ऑफ डेथ। मौत सबको बराबर करती है। ग्रे का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मौत किसी में भेदभाव नहीं करती। वो लिखते हैं द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। चाहे आप बहुत अमीर हों, बड़े खानदान से हो या बहुत सुंदर हों,
अंत में सबको मिट्टी में ही मिलना है। सेकंड पॉइंट, हिडन टैलेंट, छुपी हुई प्रतिभा। कवि उन गरीब लोगों के बारे में सोचता है जो कब्रिस्तान में दफन है। उनका कहना है कि शायद इनमें से कोई एक बड़ा कवि बन सकता था, एक बड़ा नेता बन सकता था, लेकिन गरीबी और शिक्षा की कमी की वजह से उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। ग्रे ने इसके लिए एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया है। डिजर्ट फ्लावर, जैसे रेगिस्तान में खिलने वाला फूल किसी को दिखता नहीं और मुरझा जाता है, वैसे ही इन गांव वालों का टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आ पाया। थर्ड पॉइंट, डिजायर्ड फॉर रिमेम्बरेंस, याद किए जाने की इच्छा। ग्रे कहते हैं कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान चाहता है कि उसके मरने के बाद कोई उसके लिए 2 आंसू बहाए या उसकी याद में एक छोटी सी तख्ती लगाए। कंक्लूजन, निष्कर्ष। अंत में थॉमस ग्रे खुद की मौत के बारे में भी सोचते हैं और अपने लिए एक एपिटाफ लिखते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाए जो हम्बल था और जिसने गरीबों के दर्द को समझा। ये थी इस पोएम की समरी। आइए अब इस पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर? गरीबों की छोटी तथा साधारण कहानी से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर मीन्स द लाइफ स्टोरी ऑफ द पुअर forefathers of the village. They lived a life of doing hard labors cheerfully. They enjoyed simple and ordinary pleasure and lived unknown and inconspicuous lives. Now the humble folk lie buried in the village churchyard. गरीब लोगों की शख्सियत एवं साधारण जीवन कहानी से तात्पर्य उन गरीब गांव के मृत पूर्वजों की कहानी है जो अब अपनी कब्रों में दबे पड़े हैं। उन्होंने सख्त परिश्रम करते हुए प्रसन्नता के साथ अपना जीवन बिताया। वे साधारण खुशियों का आनंद लेते रही तथा उन्होंने अज्ञात जीवन व्यतीत किया। अब वे विनम्र लोग गांव के कब्रिस्तान में सदा के लिए सोए हुए हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब रिच एंड फेमस पीपल? कवि धनी तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों का कैसे वर्णन करता है? द पोएट डिस्क्राइब्स द रिच एंड फेमस पीपल इन द पोएम। The rich and famous people flattered of their wealth and proud. They had soaring ambitions. Their graves are adorned with carved stones bearing inscriptions in their memory. Their relatives erected beautiful memorials in their memory. Even poets dedicated their poems to such people. They lavished extravagant and exaggerated praise on them. कवि इस कविता में धनी एवं प्रसिद्ध लोगों का वर्णन करता है। धनी एवं प्रसिद्ध लोग अपने धन एवं शक्ति पर गर्व महसूस करते हैं। उनकी उच्च अभिलाषाएं होती है। उनकी कब्रों को उनकी स्मृति में पत्थर पर नक्काशी करके सजाया जाता है। उनके रिश्तेदार उनकी स्मृति में सुंदर सुंदर मेमोरियल स्मारक बनाते हैं। यहाँ तक कि कवि लोग भी ऐसे लोगों को अपनी कविताएं समर्पित किया करते थे। वे उनकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। हु इज ए होरी हेडेड स्वेन रेफर्ड टू इन द पोएम? कविता में सफेद सिर वाला ग्रामीण कौन है? द नो क्राई हेडेड वेन इज रेफर टू सम एज्ड विलेजर विद ग्रे हेयर ऑन हिज हेड. He would perhaps answer to the enquirer about the poet before his death. इस कविता में सफेद बालों वाला ग्रामीण का जिक्र है जो कवि के बारे में पूछने वाले व्यक्ति से बताता है कि मौत से वह उसे किस प्रकार की दिनचर्या में देखा करता था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें